हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोजियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग हिंदी का सेट नंबर 5 को देखेंगे और यह जो है आदिकाल चैप्टर से होने वाला है। आदिकाल चैप्टर में लगभग 250 के आसपास प्रश्न हैं, जिसमें कि इस सेट में हम 150 प्रश्न को करेंगे और आदिकाल का सेट नंबर 2 हम लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपका और सारे प्रश्न होंगे। तो आइए इस सारे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। और देखिए, इसमें जो है व्याख्या सहित दिया हुआ है, लेकिन हम व्याख्या को यहाँ पर नहीं करेंगे। हम जो है क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर आप लोग का डिमांड होगा कि सर व्याख्या सहित करवाइए, तो फिर हम अगले वीडियो में व्याख्या सहित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। ऑप्शन ए है मृगावती, बी है पदावली, सी है पद्मावत, डी है मधुमालती। तो याद रखिएगा, पदावली जो है, पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। और आप सभी को पता होगा, देखिए इसका हम व्याख्या यहाँ पे कर दे रहे हैं। दिया हुआ है कि राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो याद रखिएगा, निराला कहे हैं। इसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है, जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। ये चार इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं चारों का। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मृगावती किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कुतुबन का है। उसके बाद अगर आपसे पूछे पद्मावत, तो याद रखिएगा पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का है। और मधुमालती आप लोग को पता ही होगा, मंझन की रचना है। चलिए, इसमें हम सारा व्याख्या जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम कर लेंगे, और बाकी जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ पर छोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेखित कीजिए। मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बीसल देव रासो जो है, उसमें नायिका कौन है। तो याद रखिएगा राजमती। अब इसका भी हम लोग व्याख्या को देख लेंगे। दिया हुआ है, बीसल देव रासो की नायिका राजमती हैं। यह नरपति नालह की रचना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बीसल देव रासो किसकी रचना है, तो नरपति नालह की रचना है। और यह कैसी काव्य है, तो याद रखिएगा वीरगीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान माने उड़ीसा चला जाना, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। ठीक है। और यहाँ पर फिर देखिए दिया हुआ है, पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा का क्वेश्चन है, चर्यापद के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा चर्यापद के रचयिता कौन है, तो सबरपा हैं। कौन है, सबरपा। अब आइए इसका हम लोग व्याख्या पढ़ें। दिया हुआ है, चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा, इसमें दोहा कोश भी दिया है। तो दोहा कोश जो है सरहपा का है। और चर्यापद के कौन रचयिता है, तो याद रखिएगा सबरपा। चर्यापद कब गाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि सामान्यतः जो है अनुष्ठानों के समय यह गाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पियऊ चितौड़ न आवियु सावन पहली तीज, जोवे बाट बरिहिणी खिनखिन अनवय खींच, संदेशो पिन साहिबा पाछो फरिए न दे, पंछी घाल्य पिंजरे छूटन रो संदेश। उक्त पंक्ति किस रचना की है, तो ये आप लोग को पता होगा कि पद्मावत का है। किसका है, पद्मावत का है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, पद्मावत नहीं बल्कि खुमान रासो का है। ठीक है, किसका है, खुमान रासो का। आइए इसका व्याख्या हम लोग कर लें। देखिए दिया हुआ है, पियऊ चितौड़ आवयु सावन पहली तीज डॉट डॉट छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ खुमान रासो की है। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा दलपति विजय हैं। पद्मावत जायसी द्वारा करकंड चरियु
कणकार मुनि द्वारा ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोह द्वारा रचित ग्रंथ है। यानी कि इसमें देखिए कौन कौन है, तो खुमान रासो याद रखिएगा किसके द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा दलपति विजय द्वारा। उसके बाद पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है, और ढोला मारू दुहा किनके द्वारा है, तो याद रखिएगा कल्लोल द्वारा रचित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं, तो याद रखिएगा भट्ट केदार जी हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा जगनिक के जो रचनाकार, जगनिक जो है ये परमाल रासों के रचनाकार हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परमाल रासो किनकी कृति है या किसने लिखा है, तो याद रखिएगा जगनिक। उसके बाद रनमल छंद के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा श्रीधर। बिसल देव रासो आप लोग को पता ही होगा नरपति नालह की रचना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। तो यह किसकी है लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। आगे आइए देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सोमप्रभा सूरी का है। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभा सूरी का। आइए इसका व्याख्या हम लोग कर लें और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए दिया हुआ है, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। निम्नलिखित रचना उनके रचनाकार। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुमार पालचरियु किनकी रचना है, तो याद रखिएगा हेमचंद्र सूरी का है। कुमार पालचरियु किसकी है, हेमचंद्र सूरी का। हमीर रासो आपसे पूछेगा किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सारंगधर का है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रबंध चिंतामणि, तो याद रखिएगा मेरुतंग किनकी है, मेरुतंग की रचना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, संदेश रासक के लेखक हैं। ठीक है, तो संदेश रासक के लेखक आप सभी को पता होगा, संदेश रासक के लेखक जो हैं अब्दुल रहमान जी हैं। आइए इसका व्याख्या हम लोग देख लें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नालह ने बिसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो जो अला खंड के नाम से जाना जाता है, तो परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा से है। किससे है, बांग्ला से है। अब इसका हम लोग देख लें व्याख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ हैं, तो अब कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एक कॉलम में आपका जो है देखिएगा संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों भाषा में कौन कौन से इनका ग्रंथ है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखिएगा संस्कृत में इनकी रचना है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भूप परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सागर, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, ये किस में है, संस्कृत में है। अब अवहट में कौन है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। वहीं मैथिली में कौन है, तो याद रखिएगा पदावली गोरक्ष विजय। ठीक है, गोरक्ष विजय एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको वीवीआई कर लीजिएगा। गोरक्ष विजय किस में है, मैथिली में है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विद्यापति को किसने जातीय कवि कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति कृत कीर्ति लता, कृत मतलब रचना यानी उनके द्वारा लिखा गया, तो विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
भला हुआ जो मारिया बहनी हमार कंतु लजेंज तु वेंगस्यु जई भग्या घरु इंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो याद रखिएगा हेमचंद्र सूरी का है। ठीक है, किसकी है? हेमचंद्र सूरी का। देखिए इसका जो है व्याख्या यहाँ पे उचित नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जिसमें हमें व्याख्या की जरूरत पड़ेगा वहाँ हम उसको कर लेंगे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो याद रखिएगा राम कुमार वर्मा जो हैं आदिकाल को चारण काल कहे हैं। आइए और अब इसका हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। दिया हुआ है आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1398 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। मतलब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किनकी है? राम कुमार वर्मा का है। कब लिखे हैं? 1398 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी क्या कहे हैं? आदिकाल को आधार काल। शिव सी सेंगर ने शिव सी सरोज नामक इतिहास 1883 ईस्वी में लिखे हैं। अब देखिए आदिकाल का नामकरण, मतलब आदिकाल को किसने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन कहे हैं। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को बिजवप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकेत्यायन के द्वारा कहा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो याद होगा आप लोगों को कि आदिकाल से संबंधित हैं। ठीक है, आदिकाल से संबंधित है। अब इसका हम लोग व्याख्या पढ़ें। दिया हुआ है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला याद रखिएगा खलिकबारी, दूसरा पहेलियाँ, तीसरी मुकरियाँ, चौथा दो सुखने, पांचवा गजल आदि। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खलिकबारी किनकी रचना है? तो अमीर खुसरो का। उसके बाद मुकरियाँ पूछ लेता है, दो सुखने पूछ लेता है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो का है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि विद्यापति। ठीक है, और दान वाक्यावली किस भाषा में है? तो संस्कृत में है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। देखिए विद्यापति के जीवनी यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिया हुआ है कि विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। यानी विद्यापति के जो है गुरु का क्या नाम था? हरि मिश्र था। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य सांस्कृतिक ग्रंथ निम्न हैं। ठीक है, विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय जो नाटक है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग करेंगे। तो विद्यापति जो हैं मैथिली भाषा में एक नाटक लिखे हैं जिसका नाम है गोरक्ष विजय। कीर्ति लता कीर्ति पताका औहट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। यानी पदावली जो लिखे हैं विद्यापति, तो इसके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसे क्या कहते हैं? मादकता की लहर कहते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। क्षमा कीजिएगा। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। पद्माकर निरीति कालीन कवि ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है।
पद्माकर कौन थे? तो रीतिकालीन कवि थे जिन्होंने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन ग्रंथ लिखे हैं। भूषण ने शिवराजभूषण, शिब्बा वाहिनी, छत्रसाल, दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये चलिए इसका व्याख्या कर ही देते हैं, शायद हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। कहता है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। बचन सिंह क्या कहते हैं? तो लिखा हुआ है कि बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। ठीक है, आइए 15वां क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो याद रखिएगा, ये आप लोग को पता ही होगा, ये सब जो है सिद्ध साहित्य से हैं। अब आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लें 15 का। थोड़ा व्याख्या ब्लर हो गया है लेकिन हम आपको बता देते हैं। दिया हुआ सिद्ध साहित्य ब्रजायनी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, यानी कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 मानी गई है, जिनमें सरहप्पा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कुकरीपा आदि प्रमुख हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकले सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्यधारा में कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है? तो याद रखिएगा, रासो काव्यधारा जो है ये भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं है। भक्ति काव्य के अंतर्गत कौन है? राम भक्ति काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसकी है? तो याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन की यह पंक्ति है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लें, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। उक्त कथन पंडित राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा कोश एवं चर्या पद आदि दो रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि, भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? तो आइए इसका आंसर देखें, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बात को कहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 19 नंबर, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल। आइए इसका व्याख्या देखें, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि पृथ्वीराज रासो विषयक उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है।
सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्हर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य है, के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। ठीक है, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर बुल्हर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। उसके बाद प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो आप सभी को पता होगा, बीसल देव रासो। किसका हो जाएगा? बीसल देव रासो के बारे में रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ रचना और उसके कवि हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। बीसल देव रासो के नरपति नालह, खुमान रासो, दलपति विजय, विजय पाल रासो, नल्लह सिंह। 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का यह मत है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगित कीजिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लें, इसका डायरेक्ट आंसर ही देख लें। दिया हुआ है, हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकारने के संबंध में इतिहासकारों के विविध मत हैं। एक साइड आपका प्रस्तोता है, दूसरे में प्रथम कवि हैं। तो देखिए दिया हुआ है, मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो याद रखिएगा, पुष्पदंत और पुष्य पुंड को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, क्षमा कीजिएगा। डॉक्टर नागेंद्र और राहुल संकेत्यान सरहप्पा को प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जो हैं शालिभद्र सूरी को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान, जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त गोरखनाथ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रामानुज को मानते हैं। ठीक है, 24 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, श्रावकाचार्य देवसेन ये सुमेलित है। नेमिनाथ रास जो है सुमति गणी ये भी सुमेलित है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये भी आपका शालिभद्र सूरी का है। ठीक है, रेवंत गिरी रास जिनर धर्म सूरी, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, नहीं कि यह सुमेलित नहीं है। ये जो है रेवंत गिरी रास जो है विजय सेन सूरी द्वारा रचित है। ठीक है, अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है, सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, तो पहले जो सही है इसके बारे में हम लोग देख लें। तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये सही है। दोह कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये सही है। उन्होंने अंतस्थ साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, ये भी सही है। सही कौन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह
उक्ति किसके विषय में है? तो याद रखिएगा गोरखनाथ के विषय में है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, सारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विशल देवरास के संपादनकर्ता इनमें से हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो सही है उसको हम लोग पहले पढ़ लें। तो उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, सुखने हिंदी आदि साहित्य में क्या है? प्रसिद्ध हैं। इसके बाद उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, ये भी सही है। गलत कौन है? तो उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? तो याद रखिएगा पदावली के आधार पर जो है विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 31 को छोड़ देते हैं, 31 इंपॉर्टेंट नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आइए, दिया हुआ है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा हैं, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा राहुल सांकृत्यायन का है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था, इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं, भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो याद रखिएगा कीर्तिलता, जो विद्यापति द्वारा रचित है कीर्तिलता, इसके बारे में है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है, उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था, सरहप्पा विषय का यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम लोग डायरेक्ट देख लें तो देखिएगा चंदन बालरास जो है आसगू का है, ये सुमेलित है। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का, ये भी सुमेलित है। वर रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, ये सुमेलित है। सुमेलित कौन नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। और बी में क्या दिया है तो देख सकते हैं, स्थूली भद्रदास विजय सेंसुरी, ये जो है सुमेलित नहीं है, बल्कि याद रखिएगा स्थूली भद्रदास के किनका है? तो याद रखिएगा जीन धर्मसूरी द्वारा रचित है। ठीक है, किनके द्वारा? जीन धर्मसूरी के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कुवलयामाला कथा के लेखक हैं? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा बी, उद्धोत्तम सूरी। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो याद रखिएगा CUC सिंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ब्रजायनी सिद्ध से है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ब्रजायनी सिद्ध से है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की है। खुसरो की प्रसिद्ध रचना मुकरियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाएं खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं।
रजब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, याद रखिएगा, जिस पर रजब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजबसा जान। उसके बाद आगे देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी काव्य कवि हैं जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्भय भीम वियोग के लेखक हैं, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा रामचंद्र सूरी। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पुतलीपा, यानी यह जो है सिद्ध परंपरा का नहीं है बल्कि योगिनी परंपरा का है। और सिद्ध परंपरा के कौन है, तो याद रखिएगा मणिभद्रपा हैं, कनकलपा हैं और लक्ष्मीकरा हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था, तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए व्याख्या ही डायरेक्ट हम पढ़ लेते हैं क्योंकि व्याख्या इंपॉर्टेंट है। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सैयद ने किया है। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो जो 1253 से 1325 ईस्वी की पहलियों तथा मुकरियों माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने माना था, तो अबू सईद ने। ठीक है, आइए 44 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी राउर बेली। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है, तो याद रखिएगा जोइंदू ने किया है। किसने किया है, जोइंदू ने किया है। 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीवों को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है, तो याद रखिएगा सिद्ध साहित्य के द्वारा किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन वो देखेंगे, 48 दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हैं। एक में दिया है केवल कवित के रचयिता, 2 में है हिंदी के प्रथम महाकवि, 3 में है केवल दूहा और तोमर के रचयिता, 4 में है व्याकरण के पारंगत। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, तो याद रखिएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा 2 और 4। 2 में क्या है हिंदी के प्रथम महाकवि और 4 क्या है व्याकरण में पारंगत। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, याद रखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट हम यहीं पे कर लेते हैं। 49 उसमें पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो आइए हम लोग जन्म काल ही डायरेक्ट पढ़ लें, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। स्वयंभू का जन्म हुआ है 783 ईस्वी में, लुइपा पुष्पदंत 972 ईस्वी, हेमचंद्र 1088 ईस्वी। लुइपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। उनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, सी यानी 2 और 3। अब 2 में क्या दिया है, तो वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। और 3 में क्या दिया है, तो वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए 51 नंबर लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन चंदन बालाराम के रचयिता हैं, तो याद रखिएगा आसगू हैं। कौन है, आसगू हैं। 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है, तो आप लोग को याद होगा कवित छंद का प्रयोग किया गया है, यानी कि चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखे हैं उसमें कवित छंद का प्रयोग किए हैं। इसका हम लोग व्याख्या पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दूहा, कवित, छप्य,
तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। चंद बरदाई को छद्म छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज आसो का प्रथम महाकाव्य माना है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग इसमें कंप्लीट कर लिए। अगला वीडियो में 52 से आगे तक हम लोग करेंगे। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अगला वीडियो में 52 से आगे तक का सारा क्वेश्चन होगा आदिकाल का, और इसमें आदिकाल का ये प्रथम सेट है, ठीक है। तो आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।